अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है आज की इस कक्षा के अंतर्गत। सत्यम जी, आप मुझे सुन पा रहे होंगे? आज हम पढ़ रहे हैं समास प्रकरण को। यह जो समास प्रकरण है, यह लघु सिद्धांत कौमुदी का बहुत ही उपयोगी है, संक्षिप्त भी है और कहें समग्र भी है। यह अपने आप में बहुत इधर उधर से सहायता लेने की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रायः जितना भी है मूल में क्लियर है सभी बातें, और हम मूल को ही लगातार पढ़ रहे हैं। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के मूल पर आश्रित इस समास प्रकरण को हम यहाँ पढ़ेंगे। आज हम जिसमें पढ़ने वाले हैं केवल समास को। इस समास को हमने पहले सोचा था कि इसका एक ही वीडियो बनाएंगे, लेकिन चूंकि बात बहुत है इस समास में, और भी कुछ बातें अतिरिक्त की गई हैं जो केवल समास से भी कुछ हट कर के हैं। तो क्योंकि समास की जानकारी भी इसी प्रकरण में बताई गई है, तो फिर हमने सोचा कि इसे दो वीडियो में रखते हैं। अतः आज आप उसका ये पहला वीडियो देखोगे, बड़ा ही उपयोगी होगा। समास के विषय में आपके बहुत सारी ग्रंथियों को खोल देने वाला यह वीडियो होगा, और समास को लेकर के जितने प्रकार की धारणाएं हैं, जितने प्रकार के मत मतांतर हैं, हमने प्रायः इस लघु सिद्धांत कौमुदी के माध्यम से उन सब का यहाँ संकलन किया हुआ है। बस आप धैर्य पूर्वक यह पूरा वीडियो देखते जाइएगा। और देखिए, समास प्रकरण को भी हम वैसे ही पढ़ाएंगे जैसे आपको पूरा तिङन्त प्रकरण हमने विधि विधान से पढ़ाया है, अन्य लघु सिद्धांत कौमुदी के पढ़ाए हैं। तो चलिए अब आरंभ करते हैं हम अथ समासाः यहाँ से। अब समास प्रकरण आरंभ हो रहा है। समास का अर्थ वगैरह सब कुछ मूलकार बताएंगे, वरदराजाचार्य जी बताएंगे। अतः हम भी आपको वो सब चीजें वरदराजाचार्य जी के रीति से बताएंगे। यहीं पर आगे एक पंक्ति है जो कहीं किसी संस्करण में मिलती है, किसी में नहीं मिलती है। वो पंक्ति है तत्रादौ केवल समासा। यह पंक्ति गीता प्रेस के संस्करण में तो यहाँ ग्रंथ का हिस्सा बना करके दे दी है, समासः पंचधा इससे पहले। और बहुत सारे संस्करणों में तत्रादौ केवल समासा है ही नहीं। चेन्नई संस्करण वगैरह हमने देखे, उधर ये है नहीं। हमने सोचा कि यदि ये होना भी चाहिए तो अथ समासः करके पूरे समास प्रकरण का आरंभ कर रहे हैं, और तत्रादौ केवल समासा से ये जो केवल समास की आरंभ द्योतिका पंक्ति है, अतः इससे यही होना चाहिए बस टाइटल के रूप में। ठीक है, बाकी इधर नहीं होना चाहिए उसे। तो अब हम सबसे पहले समझते हैं समास कितने प्रकार का है। ये वरदराजाचार्य जी ने सबसे पहले से की चर्चा की है, और लिखते हैं समासः पंचधा। समास 5 प्रकार का होता है। तो अब 5 प्रकार का होता है यह जो समास। आपने इससे पहले यदि भट्टो जी दीक्षित विरचित वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी पढ़ी हो, तो उसमें 4 ही प्रकार का समास है, और 4 प्रकार की ही प्रसिद्धि है। तो उनके शिष्य वरदराजाचार्य जी ने एक एक बढ़ करके क्यों बता दिया? ठीक है, तो भैया गुरु से शिष्य में कुछ ना कुछ तो विशेषता रही होगी। तो बात यह है कि वरदराजाचार्य जी ने देखा कि उनके गुरुजी ने जो समास विधान 4 तरीके का किया है, ठीक है, वो अष्टाध्यायी सम्मत है, सभी सूत्रों के हिसाब से बंटवारा किया हुआ है उन्होंने। लेकिन उन्हें लगा कि नहीं, इसके अलावा भी एक समास का तरीका और हो सकता है।
और मित्रों, जो भी आप ये 5 प्रकार के समास पढ़ रहे हो या 4 प्रकार के जो पढ़ रहे हो, ये समास के मुख्य भेद इन्हें आप कह सकते हैं, मुख्य भेद। ऐसे तो समास अपने आप में एक एक समास, चाहे वो अव्ययी भाव हो, चाहे तत्पुरुष हो या बहुब्री द्वंद्व हो, ये अपने अपने आप में बहुत बहुत प्रकार के हो सकते हैं। और सबसे ज्यादा प्रकारों के विषय में यदि आप जानना चाहो तो अग्नि पुराण में ये विशेष प्रकार बताए हुए हैं। इनके अतिरिक्त और अतिरिक्त संस्कृत भारती से प्रकाशित पुस्तक जो समासा है, उसमें भी ये समासों का खूब विस्तार से भेद बताया गया है। तो हम भी बताएंगे, लेकिन मूल रूप से जो भेद है जिसमें हम इन्हें समेट सकते हैं, पकड़ सकते हैं, वो 5 प्रकार के भेद आपको समझने चाहिए। उन सभी भेदों की हम चर्चा करेंगे। तो समासः पंचधा के बाद ये जानते हैं, अगली पंक्ति लिखी है वरदाचार्य जी ने, तत्र समसनम समासः। इस पंक्ति को थोड़ा गौर से पढ़िए। तत्र समसनम समासः, समास किसे कहते हैं वो ये बताना चाहती है। ठीक है, समास के लिए वो यहाँ पर इसके लिख रहे हैं तत्र। तत्र का मतलब है पंचविध समासेषु, जो 5 प्रकार के समास होते हैं उनमें है समसनम समासा। समसनम को समास कहते हैं। समसनम पर ध्यान देंगे। समास शब्द की अभी हमने जो व्युत्पत्ति की है, समुत्सर पूर्वक असुक्षेपणे धातु से भाव में घय प्रत्यय होने पर की है। वैसे इसकी व्युत्पत्ति का एक अन्य और तरीका है। कुछ लोग कर्मणि व्युत्पत्ति करते हैं, समस्यते असौ समासा। कुछ लोग कर्तरी व्युत्पत्ति भी करते हैं। इनको आप भैमी व्याख्या में भी त्रिविध व्युत्पत्ति आप देख सकते हैं, वहां पर ये दी हुई है। अभी हमने मूलोपयोगी एक ही यहाँ पर एक ही प्रकार लिखा है। इसके अर्थ को समझने का हम भाव में प्रत्यय समझ रहे हैं, क्योंकि समसनम इस प्रकार का वरदराजाचार्य जी ने मूल में दिया हुआ है। तो समसनम का भाव कुछ टीकाकारों ने यह दिया, क्योंकि ये असु धातु क्षेपण अर्थ में है, तो यहाँ पर ये दिया उन्होंने कि एकस्याम वृत्तौ निक्षेपः, एक ही वृत्ति में निक्षेप, यानी कि जो आप जैसे एकार्थी भाव वृत्ति कहते हैं, उस एकार्थी भाव वृत्ति में अर्थ का निक्षेप हो जाना, उसे हम ऐसे संक्षेप को हम समास कहेंगे। समसनम का यदि सामान्य अर्थ करें तो संक्षेपः समासः। तो वो संक्षेप होता कैसे है, इसका तरीका वैसे बताया गया है। एकस्याम वृत्तौ निक्षेपः, एक ही वृत्ति में दो अलग अलग पदार्थों का एक ही वृत्ति में, मतलब उसका एक अर्थ हो जाना, ये जो है समास है। ठीक है, तो ये समास बताया कि इसे समास कहते हैं। तो समास का मतलब क्या समझे कि जब दो पद, पहले वो अपना अलग अर्थ कह रहा था पूर्व पद, और उसके बाद जो उत्तर पद है वो अपना अलग अर्थ कह रहा था, लेकिन समास होने के बाद वो एक विशिष्ट अर्थ को कहने लग जाते हैं, जिसको कहते हैं हम एकार्थी भाव। दोनों एक अर्थ में परिणित हो जाते हैं, दो पद मिलाकर के या अनेक पद मिलाकर के एक पद, एक अर्थ को कहते हैं। इसी को हम कहते हैं समास। समास का शाब्दिक अर्थ आप समझें, संक्षेपः, संक्षेप को समास कहेंगे। ठीक है, तो तो जो पद अलग अलग अर्थ को कह रहे हों, लेकिन समास होने के बाद, माने कि जब वो एक दूसरे से जब वो जुड़ जाएं, तो जुड़ने के बाद फिर वो एक अर्थ को कहें, उसको हम कहेंगे समास। ये आप समास शब्द का सामान्य रूप से अर्थ समझेंगे। ठीक है जी, ये है सामान्य रूप से समास का अर्थ। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे अब वो समासों के भेदों पर चर्चा कर रहे हैं वरदराजाचार्य। सबसे पहला जो भेद यहाँ पर जो इन्होंने लिखा वो है केवल समास।
केवल समास के विषय में बता रहे हैं कि वो क्या है। मूलकार ने लिखा है, सच विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासा। सच वह जो समास है इनमें, वो विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता, जिसकी कोई विशेष संज्ञा नहीं की गई है। ध्यान दीजिए, जिस समास की कोई विशेष संज्ञा नहीं की गई, जिस समास को कोई विशेष नाम नहीं दिया गया। जैसे यहाँ पर अव्ययी भाव, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता की थोड़ा इस तरीके से हमने व्याख्या भी कर दी है यहाँ, कि अव्ययी भाव तत्पुरुषादि संज्ञा भी रहिता, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता, विशेष संज्ञा भी विनिर्मुक्ता, ये यहाँ पर भी समास है भैया, है विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता में। तो विशेष संज्ञा भी, यानी कि जिसकी अव्ययी भाव तत्पुरुष इत्यादि विशेष संज्ञाएं नहीं की गई हैं, उनसे जो रहित है, ऐसे समास को हम कहेंगे केवल समासा। केवल समास माने ओनली ऑन समास, बस। अत केवल समास से कहते सामान्य समास, समास मात्र कहेंगे उसे, आप ये समझे। ये प्रथम, हाँ ये प्रथम भेद है, क्योंकि समास 5 प्रकार के बताए ना, अब उनके प्रकार को भी बता रहे हैं कि यह जो है प्रथम, मानी कि प्रथम प्रकार हो गया समास का। तो समास का प्रथम प्रकार केवल समास। एक बार और सुन ले, केवल समास का मतलब समास के अलावा कोई और संज्ञा नहीं, केवल और केवल उसे हम कहेंगे समास, अतः उसका नाम हो गया केवल समास। ठीक है, क्योंकि और जो संज्ञाएं हैं समास के, और जो संज्ञाएं हैं वो संज्ञाएं की गई। ठीक है, जैसे आप देखिए, अब अव्ययी भाव के विषय में बता रहे हैं कि प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो व्ययी भावो द्वितीय, द्वितीय प्रकार मतलब दूसरा भेद है। प्रायेण अर्थात प्रायः जहां पर पूर्व पदार्थ की प्रधानता होती है, मतलब पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है, ऐसे समास को हम अव्ययी भाव कहते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, समास में क्या होता है, ये समास 2 पदों में होते हैं, ठीक है, और 2 से अधिक पदों में भी लेकिन समास देखे जाते हैं, लेकिन वो देखे जाएंगे द्वंद्व में हो सकते हैं 2 से अधिक पदों में समास, या फिर बहुब्रीहि में त्रिपद बहुब्रीहि समास होते हैं जो कि 2 से अधिक पद वाले हैं। तो द्वंद्व और बहुब्रीहि में ही अनेक पदों का समास संभव होता है ना, अर्थात 2 से अधिक में भी संभव होता है, अन्यत्र नहीं। तत्पुरुष में तो कोई एकादई स्थल है, वो गिना चुना है, वो क्वचित की स्थिति है, बाकी 2-2 पदों में समास होगा। तो अब ध्यान दीजिएगा कि जैसे हम जिन 2 पदों में समास करेंगे, तो भैया एक को हम प्लस से इस साइड में रखेंगे, और एक को भैया प्लस से हम इस साइड में रखेंगे। तो इस वाले को बोलेंगे पूर्व पद और इधर वाले को बोलेंगे उत्तर पद। तो पूर्व पद और उत्तर पद, पद शब्द से आप समझिएगा, पद शब्द को आप जानते हैं सुप्तिगंतम पदम को लेकर के, क्योंकि सुबंत जो होते हैं, तिगंत जो होते हैं, उनकी पद संज्ञा होती है, और ये समास आपका पद विधि है, ये पद संबंधी कार्य है, ये पदों में होता है, ये वर्ण में नहीं होता संधि की तरह। ध्यान दीजिए, ये संधि की तरह वर्ण में नहीं होता, ये वर्ण से वर्ण का मेल नहीं, बल्कि ये पद से पद का मेल है, जिसे आप समास कह रहे हैं। ठीक है, तो और पदों में भी ध्यान रखें, विशेषकर यहाँ की जो व्यवस्था है, लोक में जो समास की व्यवस्था है, वो पद से केवल आपको सुबंत पद लेना है। तिगंतों के साथ में समास, हालांकि तिगंत भी पद संज्ञक होते हैं सुप्तिगंतम को लेकर के, लेकिन तिगंतों को लेकर के समास आपके लौकिक भाषा में नहीं होते हैं, उनको जो है छूट नहीं मिली है, ऐसे आचार्यों द्वारा ऐसे प्रयोग नहीं देखे गए, ये स्थिति है। अच्छा, और लेकिन जो आपकी वैदिक भाषा है उसमें ये आपको तिगंतों के साथ भी समास मिलेंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी में तिगंतों के साथ समास का कोई भी वर्णन नहीं है, लेकिन हम इन सब तरीके की आपसे चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जिस समास में क्या हो, प्रायः पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता हो, वह अव्ययी भाव होगा। ठीक है,
पूर्व पद माने के आपका इधर वाला जो पद ये पूर्व पद है, ये वाले अर्थ की प्रधानता हो तो आप उसे समझना कि ये है आपका अव्ययी भाव। और उसके बाद लिखा है प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानस तत्पुरुषस तृतीयः। यहां से पंक्ति लिखी है प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानस तत्पुरुषस तृतीयः। प्रायः प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान, उत्तर पदार्थ प्रधान इत्युक्ते उत्तर पदस्य अर्थः प्रधानः यस्मिन् समासे स समासः तत्पुरुषः तृतीयः अर्थात तृतीय भेदवान। यह जो है तृतीय भेद है, उसका तृतीय भेद वाला है तत्पुरुष, वो तीसरा भेद है समास का। तो जिसमें उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होगी, उत्तर पद माने के जो इधर वाला पद, ये उत्तर पद के अर्थ की यदि प्रधानता है जहां पर, वो तत्पुरुष जानना चाहिए आपको। अब देखो प्राय भी लगाए जा रहे हैं सब जगह और पूर्व पद उत्तर पद भी बताए जा रहे हैं, अर्थात प्रायः प्रधानता हो। प्रायः क्यों दे रहे हैं मित्रों? प्रायः देने के पीछे कारण है। कारण ये है कि कहीं कहीं इसका कुछ उदाहरणों में अपलाप देखा जा सकता है, कहीं कहीं कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनमें शायद ये संभव न हो, अतः ये उसे प्रायः करके दे रहे हैं। प्रायः के जो फल हैं वो टीकाकारों ने लिख दिए हैं, ठीक है, कि अव्ययी भाव में प्रायः क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आप पढ़ेंगे कि उन्मत्त गंगम में होता है अव्ययी भाव समास, इसमें लेकिन पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता नहीं है बल्कि अन्य पद के अर्थ की प्रधानता है, जिसके कारण अन्य पद के अर्थ की प्रधानता के कारण तो वहां होना तो बहुव्रीहि ही चाहिए, लेकिन ये कुछ अपवाद भूत नियम है कि वहां पर उन्मत्त गंगम लोहित गंगम ऐसे प्रयोगों में अव्ययी भाव ही होता है, भले ही वहां पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता नहीं है, अतः प्रायः दे रहे हैं। और प्रायः इन्होंने हर जगह दिया है, चाहे वो अव्ययी भाव हो, चाहे तत्पुरुष हो, चाहे बहुव्रीहि हो या द्वंद्व हो, हर जगह प्रायः पद से ही उसे स्टार्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, आइए हम द्वंद्व का वो इसका तत्पुरुष का पढ़ रहे हैं कि प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषस् तृतीयः। जहां उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता हो, अर्थात पूर्व पद अर्थ जहां प्रधान न हो बल्कि उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता हो, वह तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, अब ये प्रधानता का क्या चक्कर है? हर जगह देखिए प्रधाना प्रधाना शब्द लिखा हुआ है, आप यहाँ देखेंगे प्रधानः, इधर प्रधानः, हर जगह प्रधाना प्रधाना लिखा जा रहा है। तो और लेकिन केवल समास का लक्षण करते वक्त उन्होंने कुछ नहीं लिखा, उन्होंने तो बस विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल कहा है, वहां पर कोई प्रधान की कोई चर्चा नहीं किए थे। लेकिन इस जगह बार बार प्रधान जी की चर्चा हो रही है, तो क्या है ये प्रधान? तो प्रधान से आपको ये समझना चाहिए, हम कैसे समझें कि पूर्व पद का अर्थ यहाँ प्रधान हो गया, ये उत्तर पद का प्रधान हो गया है, ये उभय पद प्रधान हो गया, हम जानेंगे कैसे इस बात को? तो इसके लिए आपको जानना होगा यह एक नियम जो हमने लिखा है इधर भैया राइट हैंड साइड में, कि यस्य पदार्थस्य क्रियया सह, अरे यहाँ कुछ वैसा लिख गया, यस्य पदार्थस्य क्रियया सह अन्वयो भवति, ऐसा लिखना चाहिए है ना, या फिर यह पदार्थ क्रियया सह अन्वितो भवति, तब तो ये सही था, वैसे लिखना चाहिए यस्य पदार्थस्य क्रियया सह अन्वयो भवति तस्यार्थस्यैव प्राधान्यम अत्र बोध्यम, उसी अर्थ का प्राधान्य यहाँ पर आपको जानना चाहिए, क्रिया के साथ इसका अन्वय हो जाए। ये हम समझते हैं, इस बात को थोड़ा दिल से भी समझते हैं कि यथा जैसे आपने कहा सीतापति गच्छति, समझ में आएगा इससे? चलो इसे इस बात उदाहरण से पहले समझते हैं, नहीं एक दूसरे से समझेंगे फिर। सीतापति गच्छति, सीता के पति जाते हैं, तो अब यहाँ पर सीतापति में मित्रों है समास, यहां पर हैं दो पद, एक है पूर्व पद और एक है उत्तर पद। देखो आप समझ पा रहे होंगे, सीता एंड पति दो पद हैं, सीता जिसमें पूर्व पद है, पति जिसमें उत्तर पद है।
और अभी तो आप श्रद्धा भक्ति पूर्वक ये समझ लीजिएगा कि यहाँ पर जो समास है वो है तत्पुरुष समास, ठीक है। और लेकिन आपको समास प्रकरण पढ़ते पढ़ते मित्रों यह जानकारी होने लगेगी कि कहां पर कौन समास होगा। सबसे बड़ी समास में पहेली क्या है मित्रों, इसको समझिए। सबसे बड़ी समस्या अच्छे से अच्छे खाको, जैसे 30 मार्क हाँ भी कह सकते हैं, उनको समस्या यही रहती है, चाहे वो कितना व्याकरण पढ़ जाएं है या फिर अन्य शास्त्रांतर पढ़ जाएं, लेकिन वो समास नहीं पकड़ पाते। जब कोई काव्य ग्रंथ या नाटक जहां पढ़ते हैं या पुराण इत्यादि पढ़ते हैं, समास पकड़ में नहीं आता कि ये है क्या। ये बड़े अभ्यास के द्वारा पकड़ा जाता है कि यह समास है। और हम ये प्रयास करेंगे आपको अपने ये जो भी वीडियो श्रृंखला समास की ला रहे हैं, अभी तो हम समास की यदि एक ही जगह यदि बहुत सारी बात बता दें तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। अतः हमने सोचा है समाज की ये बातें छोटी 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 अलग अलग जगहों पर बताएंगे और हर एक प्रकरण के शुरुआत में उसकी मुख्य बातें जरूर बताएंगे। और ये आपको हम विश्वास के सहित कह रहे हैं कि समास प्रकरण होते होते आप वाक्यगत, किसी पद्यगत, पुराणों में काव्यों में समास की पहचान करने लग जाएंगे। और वो क्या तरीके हैं, कैसे करने लग जाएंगे, ये आप देखिएगा। तो अभी तो मैं कह रहा हूं सीतापति में तत्पुरुष समास है, कैसे है ये भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये आपको स्पष्ट हो जाएगा बिल्कुल धीरे धीरे, ठीक है। सनई कंथा सनई पंथा सनई पर्वतलंगम सनई विद्या, ऐसे ही समास विद्या को थोड़ा सनई सनई करिएगा, ये निश्चित आपको स्पष्ट होगा। तो यहां पर सीता पूर्व पद है, पति उत्तर पद है, और मैं कह रहा हूं यह तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो तत्पुरुष में आप जानते हो, अभी हम लक्षण पढ़े हैं कि प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष, उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है। हम समझ रहे हैं कि ये प्रधानता यहाँ है कैसे, तो यहाँ पर पति के अर्थ की प्रधानता है। क्यों जी, पति की क्यों प्रधानता है, उस बात को समझिए। ऐसे मत समझ लेना लोक में कि नहीं देखो सीता और पति, सीता से उनके पति राम बड़े हैं और पति परमेश्वर होता है इसलिए प्रधानता होती है, ऐसी कभी व्याख्या मत लाना यहाँ। नहीं तो राज्य पुरुषा राजपुरुषा में अटक जाओगे, फिर ऐसी व्याख्या करने लगोगे तो। इसलिए वो प्रधान है। प्रधान का मतलब ही यही है, हम जो कह रहे हैं क्रिया सह अन्वितो भवति, जिस पदार्थ का क्रिया के साथ अन्वय हो जाएगा वो आपका प्रधान हो जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर पदस्य, मैंने कहा यहाँ मतलब पति पदस्य अर्थ एवं गमन क्रिया अन्वेति। जब हम कहते हैं कि सीता पति गच्छति, तो कौन जाते हैं, सीता जाती हैं कि पति जाते हैं, सीता के पति अर्थात भगवान राम जाते हैं। तो गमन क्रिया में पति पदार्थ का अन्वय हो रहा है, न तो सीता पदार्थस्य, सीता पदार्थ का अन्वय नहीं हो रहा है। सीता पदार्थ गमन क्रियायाम न अन्वेति अपितु पति पदार्थ एव गमन क्रियायाम अत्र अन्वेति। अतः पति ही अत्र उत्तर पदार्थ रूपेण वर्तते, उत्तर अत्र उत्तर पदम वर्तते पति पदम, तस्य पदस्य अर्थस्य एव क्रियया साकम अन्वयः अस्ति इत्यस्मात् कारणात् उत्तर पदार्थस्य प्राधान्यात् अत्र तत्पुरुष समासो ज्ञेयः। स्पष्ट होगा आपको। जैसे हमने अब कहा, दूसरा एक उदाहरण दे रहे हैं, राजपुरुषम आने कि राजा के पुरुष, राजपुरुष को अर्थात राज सेवक को बुला के लाओ, तो यहाँ पर कौन आएगा हमारे पास, सेवक आएगा, न कि राजा आएगा, क्योंकि पुरुष उत्तर पद है और राज्य राजपुरुष राजन पूर्व पद होता है, और यहाँ पर जो अन्वित होता है क्रिया के साथ वो पुरुष होता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जिसका क्रिया के साथ अन्वय होगा वो प्रधान होगा, चाहे आपका अव्ययी भाव हो। मैंने जो आपको उदाहरण प्रस्तुत किया है ये तत्पुरुष में जाकर के प्रस्तुत किया है, ठीक है। और ऐसे ही आपको ये समझ लेने चाहिए, ऐसे ही बहुब्रीहि में भी और ऐसे ही द्वंद्व में भी, द्वंद्व में दोनों पदों की प्रधानता होती है। जैसे हम कहें राम लक्ष्मणौ आने, राम राम लक्ष्मणौ आने, ये मैंने द्वंद्व का उदाहरण बोला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आनयन क्रिया में राम और लक्ष्मण दोनों का अन्वय होगा। तो जिन पदार्थों का, जिस पूर्व पदार्थ का
या फिर जिस उत्तर पदार्थ का, या फिर उभय पदार्थ का, या फिर दोनों से भिन्न किसी अन्य पदार्थ का क्रिया के साथ अन्वय होता है, वो प्रधान होता है। ये मतलब निकला प्राधान्य का मतलब। हर जगह प्रधान प्रधान शब्द दिया होता तो उसकी व्याख्या आपने समझी होगी। तो प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष तृतीय, ये समझ गए ना तत्पुरुष की स्थिति। और अब ये बात जान लें, और भी कर्मधारय कोई अलग से समास नहीं है। तत्पुरुष भेद कर्मधारय, स्पष्ट लिखा है मूल में ही, तत्पुरुष का ही एक भेद है कर्मधारय। और द्विगु भी कोई पृथक समास नहीं है। कर्मधारय भेदो द्विगु, जो द्विगु है वो कर्मधारय का एक भेद मात्र है। ठीक है। वैसे मैं कहा कि वैसे तो तत्पुरुष भी बहुत तरीके का होता है, ठीक है, लेकिन इतना तो आपको सामान्य न समझना चाहिए। तत्पुरुष का भेद यदि देखना चाहो तो हमने भैया एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, तो आप देखिए कितने सारे भेद हैं। केवल इन्हें मत समझना जो बताए हैं, बाकी इस चार्ट पर थोड़ा सा नजर दौड़ाइए आप। जैसे हम पढ़ेंगे इन सब भेदों को, इतना ही रखो, थोड़ा देख पाओगे तुम। आप यहाँ देख रहे हो तत्पुरुषा, सामान्य तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु और नए प्रवृत्ति तत्पुरुष। नए प्रवृत्ति वाले बहुत सारे हैं, जिसमें से सामान्य तत्पुरुष में आपके द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और सबसे नीचे क्या है, एकदेशी तत्पुरुष, आप जिसे कहते हो प्रथमा तत्पुरुष। ये भेद संभव हो सकते हैं। कर्मधारय में भी आपका विशेषण समास, उपमान समास, मध्यम पदलोप समास, मयूर विमशकादि, ये समास कर्मधारय के भेद हो सकते हैं। दुगु एक इसका अलग से भेद है। फिर नए प्रवृत्ति बहुत सारी समास है, नए समास अलग है इसमें, है सबसे पहला। फिर कुगति प्रादि, जिसको आप कहते हैं गति और प्रादि समास है। फिर उपपद समास, ऐसे बहुत सारे समासों का वर्णन आपके इस प्रकरण में किया गया है। ठीक है, तो भैया मैं थोड़ा जूम भी करके दिखा देता हूँ, क्योंकि जिनको चश्मा लगा हुआ है वो बिना चश्मा के भी इसे ढंग से देख पाएंगे सब भेदों को। हालांकि इन भेदों को हम तत्पुरुष में जानेंगे, सबको हम अपना इसके लिए जो डायग्राम होगा वो अलग से बनाएंगे भी। ठीक है, ये तो यहाँ के लिए एक आपको दिग दर्शन मात्र था इस तरीके के भेदों का। तो आइए हम पुनः से वापस लौटते हैं, और जिन भेदों की हम चर्चा कर रहे हैं उससे संबंधित एक स्लाइड और आपको दिखा दें। ये स्लाइड भी आपको देख लेनी चाहिए। ये है आपका ये समास। समास के दो तरीके के भेद समझे जाते हैं। एक तो आप जिसे कहते हो केवल समास है, ये पांच में से एक है अलग। केवल समास और विशेष समास, कुछ विशेष समास है। विशेष संज्ञा, विशेष समास का मतलब उनकी विशेष संज्ञाएं की गई हैं। और केवल का मतलब ये है कि इसकी समास संज्ञा के अतिरिक्त कोई और संज्ञा ही नहीं है, समास संज्ञा है बस। ठीक है, हाँ। और बाकी इनकी विशेष संज्ञाएं जैसे बेभाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व, ये विशेष संज्ञाएं हैं। इनको बाकायदा नाम दिया गया पाणिनि जी द्वारा, है ना। तो ये स्थिति आपकी केवल समास की है। अब आइए अब मुख्य धारा की तरफ लौटते हैं, और मूल स्लाइड में जहां पर कर रहे थे इनकी चर्चा, उस चर्चा को एक बार और कंप्लीट कर लें। तो आपने फिर यहां पर जाना कि उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष, तत्पुरुष का ही भेद कर्मधारय, और कर्मधारय का एक भेद द्विगु होता है। कहने का मतलब ये तत्पुरुष के ही अवान्तर भेद हैं ये। ठीक है, तत्पुरुष की ही सब सृष्टि है। वैसे आप ये मत कहना कि अब पहले पूरे देख लो पहले, फिर हम उसको कहेंगे कि ये वाले और भेद बचे, ये वाले और भेद बचे, उनकी भी चर्चा थोड़ा थोड़ा सा कर लेंगे, क्योंकि आपको वो जब टीका पढ़ते होगे ना, टीका ग्रंथों में और भी मिल जाते हैं। प्रायण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहिश्च चतुर्थ। प्रायः जो अन्य पदार्थ प्रधान होता है, अन्य पदार्थ प्रधान का मतलब होता है समास में दो पद होते हैं मित्रों, ये पूर्व पद और ये उत्तर पद। जब जब ना तो इसकी प्रधानता हो ना इसकी प्रधानता हो, वहां पर होता क्या है, ये दो पद जाकर के किसी तीसरे पद की तरफ इंगित करते हैं, तो इस अर्थ की हो जाती है प्रधानता। तो ये जो अन्य पद का अर्थ की प्रधानता की बात कर रहे हैं, कि जो दो पदों के द्वारा जो एक तीसरा अर्थ निकल रहा हो, उस पद के अर्थ की प्रधानता होने के कारण वो बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, और उसके बाद है मित्रों
अंत में द्वंद्व नाम का समास। द्वंद्व में क्या स्थिति होती है? द्वंद्व जैसे स्पष्ट ही है, दोनों अर्थ प्रधान होंगे, यह वाला भी और ये वाला भी, दोनों पद के। इसलिए इसमें लिख रहे हैं प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व पंचम। प्राय उभय पदार्थ प्रधान, उभय पदार्थ माने के पूर्व एंड उत्तर दोनों पद के अर्थ की प्रधानता हो। अब आप कहोगे करे गुरुजी द्वंद्व तो होता है अनेक पदों का, माने कि जहां 5-6 पदार्थ हैं तो हम उभय कैसे समझें? ठीक है, तो यहाँ पर उभय का तात्पर्य है कि जो जहां पर प्रत्येक पद के अर्थ की प्रधानता, उसे आप द्वंद्व समास समझना। वैसे द्वंद्व समास करने के नियम आपको वहां बताएंगे। वैसे सिद्धांत कौमुदी के प्रारंभ में इसकी चर्चा की गई है कि द्वंद्व समास दो तरीके से संभव हो सकता है, दो दो का द्वंद्व करो या सबका इकट्ठा द्वंद्व करो। ऐसा भी एक तरीका है जो आपको द्वंद्व समास में पृथक रूप से बताया जाएगा। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष इस स्लाइड का यही निकला कि केवल समास एक भेद है, जहां पाणिनि जी उसकी कोई संज्ञा नहीं किए हैं, बस उसकी एक ही संज्ञा है समास। समास भी अपने आप में एक संज्ञा है, जैसे अव्ययीभाव एक संज्ञा है और तत्पुरुष कर्णधारय दिगु बहुब्रीहि द्वंद्व इत्यादि ये संज्ञाएं, ऐसे ही समास भी एक संज्ञा है। तो जो अव्ययीभाव के अधिकार में पढ़े गए हैं वो अव्ययीभाव समास कहलाते हैं। तो ये समास के भेदों का निरूपण आपने समझा कि इस तरीके से समास का भेद निरूपण किया जा सकता है, और ये 5 तरीके से आपने वरदराजाचार्य जी के अनुसार इस भेद को आपने समझा है। अब आइए, अब हम समझते हैं इससे आगे और भी भेद, और भी समास के भेद किस तरीके से बताए जा सकते हैं। तो उसके लिए हमने अभी जो आप जो कुछ बीच में स्क्रीनशॉट देखे थे, वो हमारे पास एक पुस्तक है यहाँ पर, अष्टाध्यायी प्रवेशा, डॉक्टर तिलक राव जी की पुस्तक है। तिलक जी बहुत परिनिष्ठित विद्वान है दक्षिण भारत के। उनकी पुस्तक है वो अष्टाध्यायी प्रवेशा नाम से, उसके कुछ स्क्रीनशॉट देखे थे। अब आइए चर्चा करते हैं ऐसे ही लघु पाणिनीयम, जिन्होंने समास के भेदों को बड़ा अच्छे तरीके से संकलित कर रखा है, जो कि प्रचलित भेद है। तो उसमें प्रायः और भी कुछ मतांतर आ जाते हैं, उसको भी थोड़ा सा इससे संदर्भ हेतु उन्हें भी देख लेते हैं। तो उन्होंने लिखा है इस तरीके से, इसे पहले वो तो समास किसे कहते हैं भी बता रहे हैं कि थोड़ा सा और हो जाएगा जूम। ये लिखते हैं कि अन्वितानाम पदानाम एकीकरणम समासः। अन्वित पदों का एकीकरण अर्थात उन्हें एक सूत्र में बांध देना समास है। सच घटक पदानाम जाति भेदा अभिप्रायेण, वो समास घटक पदार्थों के जाति भेद के अभिप्राय से होता है। मित्रों, भट्टोजी दीक्षित जी ने अपने वैयाकरण भूषण सार नाम के ग्रंथ में समास को 6 प्रकार का भी बताया है। समासः षड्विधो बुधैहि, ये कारिका उद्धृत की है। लेकिन ये विभाजन का एक दूसरा तरीका है, इस तरीके से नहीं है। समास के विषय में जो विभाजन है मित्रों, कुल 3 तरीके से विभाजन किया जाता है। आप जिसमें से फर्स्ट वाला तरीका देख चुके हो, जो प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधाना वगैरह करके जो अभी लघु सिद्धांत कौमुदी में देखा, हालांकि उसकी भी चर्चा इसमें आएगी, लेकिन एक तरीका ये है जो फर्स्ट तरीका आप ये देख रहे हो समास विभाजन का, वो ये है कि सुपाम सुपा तिंगा नामना धातु नाथ तिंगाम तिंगा सुबंते नेति चज्ञेयः समासः षड्विधो बुधैहि। तो षड्विधो बुधई, षड्विधा माने कि इस रीति से समास 6 प्रकार का है। तो 6 प्रकार का मतलब सुपाम सुपा, सुबंत का सुबंत के साथ समास, पहला तरीका। एक तरफ से एक साइड में सुबंत तो दूसरी साइड में भी सुबंत, पहला तरीका। और सुपाम सुपा, और अब क्या करते जाइए, सुपाम का हर जगह अन्वय लगाते जाइए। सुपाम तिंगा, सुबंत का तिगंत के साथ समास, दूसरा तरीका।
अर्थ करने का इस श्लोक पे। और सुपाम नामना, सुप का है ना, सुबंत का नाम, नाम के साथ समास, नाम माने प्रातिपदिक के साथ, ठीक है। और सुपाम धातु ना, और इसका धातु के साथ समास। तो ये अभी तक आपने जाने 1 2 3 4 तरीके ये जाने। और तिंगाम तिंगा, तिंगंत का तिंगंत के साथ समास, तिंगंत का तिंगंत के साथ, पांचवा तरीका है। और तिंग का सुबंत के साथ है, इधर लिखा है तिंगा सुबंते ने तिचज्ञ यहाँ समास षडविदो बुधई। तो ये 6 तरीके के समास का प्रकार ये भी वर्णित है, आप भूषण सार में देख सकते हैं, ये बताया गया है। वैयाकरण भूषण सार कौंड भट्ट विरचित जो है, उसमें जो कारिका है भट्टो जी दीक्षित जी की ही है। अतः हमने कहा कि ये मत उनका है, ये 6 तरीके उन्होंने वहां उल्लेख किया है, पर ये विभाजन थोड़ा दूसरे तरीका है। और ये जो ग्रंथकार हैं लघु पाणिनीयम, ये विद्वान लिखते हैं कि किंतु अयम विभागो न अतीव कार्यकारी, ये समास समझा नहीं सकता है, ये विभाग बस समास के प्रकार मात्र बता सकता है, तात्विक दृष्टि से ये सही नहीं है वैसे। तो अब क्या करें, तो उन्होंने कहा है कि घटक पदानाम प्राधान्य निबंधन विभागे समास चतुर्विधा। घटक पदानाम मतलब जो समास घटक जो पद होते हैं, तो उनमें कौन प्रधान होता है, इस तरीके का जो विभाग है, वो विभाग समासों को 4 तरीके का कहता है। 4 तरीके का मतलब ये वाला, पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव, उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष, उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व, और अन्य पदार्थ प्रधान बहुब्रीहि। इस तरीके से ये समास का विभाजन अभी हमने जो पढ़ा, ये 4 तरीके का ये विभाजन है। और फिर वो पांचवा कैसे हो गया, जिस समास की कोई ये संज्ञा नहीं की गई, अव्ययी भाव तत्पुरुष द्वंद्व ब्रीव, इसलिए वो पांचवा भेद उसमें हो गया, लेकिन उसमें प्राधान्य नहीं बताया जाता है। और आगे फिर इस विभाग के लिए लिख रहे हैं, देखो इस तरीके का जो विभाग है, ये जो आपने पढ़ा अभी, जिसको लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने भी लिखा है, कहा अयमेव विभागो व्युत्पादक, यही विभाग जो है व्युत्पादक है, अर्थात ये समास की कंडीशन को सही सही बता सकता है। पाणिनिना चादृतः, पाणिनि जी ने भी इसका आदरण किया है ना। किंतु प्रक्रियायिक परायण आचार्य तत्पुरुषादि संज्ञा समासांतादि कार्य प्रापणार्थम एकम निबधनाति, अतश्चाव्ययी भावादि अर्थ व्यभिचार श्लव है। लेकिन इस समास की बस एक ही, इस प्रकार के विभाग की बस एक ही दिक्कत है कि इसमें प्रायः प्रायः पद का बहुत निवेश करना पड़ता है, कि प्रायः उत्तर पदार्थ प्रधान, प्रायः पूर्व पदार्थ प्रधान, क्योंकि कहीं कहीं ये नियम व्यभिचरित भी देखे गए हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि कहीं पर है तो अन्य पद के अर्थ की प्रधानता, तो इस आधार पर वहां होना तो बहुब्रीहि चाहिए, लेकिन है अव्ययी भाव। ऐसे ही उत्तर पद के प्रधानता में तत्पुरुष होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होने पर ही तत्पुरुष है। तो ऐसे ये व्यभिचार तो देखे गए। कहीं उभय पदार्थ होने पर द्वंद्व होना चाहिए, लेकिन है द्वित्रा जैसे शब्दों में, जैसे द्वित्रा यहाँ पर होता, ये बहुब्रीहि समास है, लेकिन है वहां पर उभय पदार्थ प्रधान। तो उस इन नियमों के हैं तो व्यभिचार। तो इसलिए कहा कि वस्तुतः ये सब इन्होंने नीचे दिया है कि साक प्रति इति अव्ययी भाव, ये अव्ययी भाव है, साक प्रति इति अव्ययी भाव उत्तर पदार्थ प्रधान है, लेकिन यह उत्तर पदार्थ प्रधान है। अतिमाला में तत्पुरुष है, लेकिन ये पूर्व पदार्थ प्रधान है। द्वित्रा इति बहुब्रीहि, द्वित्रा में बहुब्रीहि है, किंतु ये उभय प्रधान है। तो ये दिक्कतें तो हैं इस प्रकार की, जो लोग सिद्धांत कौमुदीकार ने भी दिया है, ये विभाजन, इसमें दिक्कत है। तो लेकिन ये प्रक्रिया ये थोड़ा व्युत्पादक है, फिर भी ये समास की स्थिति को ये समझा सकता है ये, ठीक है। लेकिन करना क्या चाहिए, तो वैसे तो समासों को सही ढंग बताने की शैली वो यही है जो भट्टोजी दीक्षित जी और कौंड भट्ट इत्यादि ने अपने भूषण सार में भी लिखी, और ये विद्वान भी यहाँ भी लिख रहे हैं कि तत्तद अधिकारेषु विहिता समासास तत्त संज्ञा इत्येव। बस इतना लिखना चाहते हैं। कहने का मतलब है मित्रों, अष्टाध्यायी नाम का जो ग्रंथ है, उसमें उसमें क्या किया है कि जैसे पहले समासः का अधिकार चलाया,
समासा के अधिकार के लिए अभी यहाँ पर आप पढ़ोगे प्राक्कडारत समासा ये सूत्र दिया। तो वहां तक समासः समासा का अधिकार है, अर्थात पाणिनि जी ने प्राक्कडारत समासा तक अष्टाध्यायी के अंतर्गत समास संज्ञाएं की कि इसका ये समास, ये समास, ये समास होगा। लेकिन उस समास संज्ञाई के बीच में पाणिनि जी ने अधिकार छोटे छोटे कुछ और अधिकार सूत्र बनाए, जैसे अव्ययी भाव ये चलाया। अव्ययी भाव से अव्ययी भाव का अधिकार जाता है, तो जिनके जितने में वो जाएगा उतने सूत्रों द्वारा कहेंगे हम अव्ययी भाव समास का विधान। ऐसे ही तत्पुरुष ये अधिकार सूत्र बनाए पाणिनि जी ने। तत्पुरुषा के अधिकार में आने वाले जो भी सूत्र हैं उनके द्वारा विहित जो समास है उसे हम कहेंगे कि ये जो है तत्पुरुष समास है। ऐसे ही बहुब्रीहि, शेषो बहुब्रीहि कर दिया उसके लिए तो, और चार्थे द्वंद्व कर दिया, तो उनसे विहित होने वाले, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं एक एक अधिकार की दृष्टि से, ठीक है ना। शेषो बहुब्रीहि का अपना अधिकार चलाया, और अधिकार की दृष्टि से ऐसे हम कह सकते हैं कि जो अव्ययी भाव इत्यधिकार पठितत्वम अव्ययी भावत्वम, अव्ययी भाव के अधिकार में जो पढ़ा गया है वो अव्ययी भाव समास उनमें होगा। तत्पुरुषा के अधिकार में जो पढ़ा गया है उनमें तत्पुरुष समास होगा। इस प्रकार से लक्षण करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना, कैसा भी दोष नहीं आएगा माने ऐसा करने में। तो इस तरीके की भी बात की गई है। अष्टाध्यायी में समास की क्या स्थिति है, इसके लिए भी हमने एक स्क्रीनशॉट लिया है। आप ये देखें कि कैसे वरदराजा भट्टो जी दीक्षित जी ने, वरदराजाचार्य जी ने समास का संकलन किया। समास अष्टाध्यायी में यत्र तत्र बिखरा पड़ा है, उसको देखिए। उन समास के विधान को, उन समास के कार्यों को कैसे एकत्रित किया इन्होंने वो देखिए। तो भैया कहाँ हो तुम? इधर हो। अब देखिए जो दूसरा अध्याय है अष्टाध्यायी का, वहां पर दूसरे अध्याय के ये पहले पाद के तीसरे सूत्र से लेकर के और दूसरे अध्याय के दूसरे पाद के 38वें सूत्र तक समास के भेद हैं। अर्थात वहां जो जो अधिकार पढ़े गए हैं, जैसे केवल समास के लिए एक ये सूत्र है 2:1:4, जिसमें ये बताया गया है कि यही आपका सहसुपा सूत्र है जो इसी प्रकरण में आया है। समास विधान का एक ही सूत्र है जिसके साथ, जिसके लिए आप कह सकते हैं कि ये जो है आपका केवल समास विधान करता है। बाकी अव्ययी भाव के लिए जो सूत्र पढ़े गए हैं अष्टाध्यायी में, वो 2:1:5 से लेकर के 2:1:21 तक पढ़े गए हैं। उन सूत्रों के द्वारा अव्ययी भाव का विधान होता है कि इनसे जो भी होगा अव्ययी भाव समासी होगा। ऐसे ही तत्पुरुष अधिकार चलाया है, उसमें 2:1:22 से लेकर के 2:2:22 तक के जो सूत्र आए हैं वो तत्पुरुष के अंतर्गत हैं। उनके द्वारा जो विधान होता है वो तत्पुरुष संज्ञक आपको समझना चाहिए। ऐसे ही 2:2:23 से 2:2:28 तक तत्पुरुष। बहुब्रीहि के समास के सूत्र बहुत सीमित हैं, ऐसे ही द्वंद्व के भी बहुत सीमित हैं। 2:2:29 से लेकर के 2:2:38 तक जो समास के मतलब इस पूरे दूसरे अध्याय में ये चर्चा की गई है कि समासों के विभिन्न जो भेद हैं उनके लिए जो समास विधायक सूत्र इधर बताए गए हैं। लेकिन समासों में एक विशेष कार्य और होता है, प्रक्रिया की दृष्टि से आप आगे देखेंगे कि यहाँ पर हमें लिंग और वचन का भी निर्णय करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि पूर्व पद पुल्लिंग है, उत्तर पद आपका स्त्रीलिंग है, और जब आपने पूर्व पद एंड उत्तर पद दोनों का समास किया तो अब जो भी एक नया पद आएगा, न्यू जो भी निकल के आएगा पद, उससे आप क्या लिंग करोगे, उससे आप पुल्लिंग करोगे कि स्त्रीलिंग करोगे, क्या करोगे है। तो उसके लिए फिर अलग अलग तरीके के नियम लिंग विषयक समासों में अलग से आते हैं। इसको हम प्रक्रिया अंश पढ़ाते वक्त आपको जरूर बताएंगे कि समासों में लिंग निर्धारण करना भी एक कार्य है, प्रक्रिया का हिस्सा है वो। और उसके बाद में ये लिंग निर्धारण और साथ में वो जो लिंग निर्धारण संबंधी जो नियम है वो द्वितीय अध्याय में ही दिए गए हैं आपके। 2:4:1 से लेकर के 2:4:31 तक ये कुछ नियम है आपके, इसमें द्विगु के अलग हैं, अव्ययी भाव के अलग हैं, तत्पुरुष के लिंग वचन निर्धारण कुछ नियम अलग हैं।
भट्टोजी दीक्षित जी ने क्या किया, वो सब संकलित की। ऐसे ही देखो पंचम अध्याय में आप देखोगे समासांत कुछ प्रत्ययों का विधान है। मैंने कहने का मतलब है समास होने के बाद में श्याम जी वहां कुछ प्रत्यय हो जाते हैं, समास होने के बाद में कुछ प्रत्यय जुड़ जाता है, तो वो आपके पंचम अध्याय में था वो नियम। लेकिन भट्टोजी दीक्षित जी ने क्या किया, उसको यहाँ समास के साथ संगत कर दिया। तो सभी प्रकार के है सर्व समास संबद्ध विधि को यहाँ पर 5 4 68 से 5 4 85 तक बताया गया है। तत्पुरुष के विषय में भी समासांत कुछ विधि है कि समासांत टच होता है, कहीं अच होता है, क्या क्या होता है, राजा सखिभ्य टच इत्यादि, वो इधर बताया गया है। द्वंद्व में भी कुछ नियम है समासांत के, अव्ययी भाव में नियम है, बहुब्रीहि में अलग नियम है, कप वगैरह के। तो वो समासांत नियम इधर है कि समास होने के बाद में ये प्रत्यय जरूर करना होता है, कहीं पर प्रत्यय करना आवश्यक है, कहीं पर वो वैकल्पिक है, ये स्थिति जरूर है, पर वो है वो नियम। ऐसे ही उत्तर पद के परे रहते कुछ और विधियां बताई गई हैं षष्ठ अध्याय में, उन विधियों का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है ना। कहीं अलुक विधि है, कहीं लुक विधि है, बहुत तरीके के कार्य हैं। भट्टोजी दीक्षित जी ने क्या किया, अपने सिद्धांत कौमुदी के समास प्रकरण में उन सबका संकलन किया और उन्हीं का अनुकरण लगभग वरदराजाचार्य जी ने किया। लेकिन ये विषय आप ये थे ये विषय लेकिन आपको जानने चाहिए थे, क्योंकि अष्टाध्यायी हमारा मूलतम ग्रंथ है, उसमें क्या कैसे लिखा गया है, समासों की क्या क्या स्थिति है, हम लघु सिद्धांत कौमुदी के साथ साथ अपने आर्ष ग्रंथ की तरफ भी देखते रहें, तो ये भी हमारे लिए सुविधा की बात होगी। आइए अब आगे की कुछ चर्चा करते हैं, अंतिम स्लाइड पर जाकर के कुछ विधियां, कुछ और नियम जानते हैं। और समाज की ये शुरुआती वीडियो है मित्रों, आपके लिए बहुत उपयोगी है, इन्हें जरूर सुने, चूके नहीं, और अपने मित्रों को भी सुनाएं इस विषय में। तो ये हमने समाज की कुछ मूलभूत चीजें समझी हैं, ठीक है। अब मैंने इन दिनों में समास प्रकरण को खासकर इस वीडियो को बनाने के लिए अतिरिक्त से भी अध्ययन किया, और मुझे नहीं पता मैंने पास कितनी सारी पुस्तकें थी जिनसे मैंने स्वाध्याय किया है। मुझे लगता है 50 तो कम से कम पुस्तकों का स्वाध्याय करके है, और हमें कहेंगे पर लगभग 500 पृष्ठ पढ़ करके हमने आपको ये सब लगभग बता रहे हैं, क्योंकि हम कोशिश करते हैं इस विषय में जहां जो भी लिखा है वो सब एक बार में देख लिया जाए। भले ही हम लघु कौमुदी पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके संज्ञान में वो बात आ जाए, छोटी से भी छोटी, तो अच्छा रहेगा। चलिए, अब प्रश्न यह उठता है श्याम जी कि समास आपने कहा पदों में कर देना चाहिए, तो हर जगह समास हम कर दें क्या? क्यों जी? जब समास हर जगह कर दें तो फिर शास्त्र बनाने का प्रयोजन क्या रह गया? पाणिनि जी द्वारा शास्त्र बनाने का प्रयोजन क्या रह गया? माने कि जो भी दो पद दिखे आप उन्हें चिपका दो और हो गया समास। क्या यही स्थिति है समास की? क्या ऐसा समझा जाए? मैं एक चीज और थोड़ा सा मिस कर रहा हूं, थोड़ा इससे पहले आपको ये दिखाना चाहता हूं कि आप समास के स्थलों को भी थोड़ा देखें कि समास का जो समास आपको कैसे कैसे मिलेंगे आपके शास्त्रों में, वो आपको वो स्थिति भी देख लेनी चाहिए, कैसे इस तरीके से आपको मिल सकते हैं। जैसे मिलेगा कर्म कुशलम आवहयतु, तो आवहयतु ये क्रियापद है, आपको साफ साफ दिख रहा है, लेकिन ये कर्म कुशलम जो बोल्ड है, यहाँ पर कर्म और कुशल दो पद मिले हुए हैं। अब आपको पहचानने पड़ेंगे सब। ऐसे ही चक्रपाणी इति विष्णुर नाम, चक्रपाणी मिला हुआ है, ऐसे दिखेंगे, यानी कि दो पद मिले हुए हैं। अब आपके मन में होगा कि ये चक्रपाणी तो मिला है, ठीक है, और मैं कुछ पद देख रहा हूं वो मिल नहीं रहे, जैसे ये बालह क्रीडती, ये भी तो दो पद हैं, ये क्यों नहीं मिलते? ठीक है। ऐसे ही सीताया पति श्री राम और श्री राम वनम, ये क्यों नहीं मिल रहे? नहीं तो ये भी पद कर दो समास। तो क्या समास हर जगह किया जा सकता है क्या? ये मूलभूत प्रश्न है। इस बात का विवेचन समास क्या हर जगह किया जा सकता है क्या, आप जो है बाबूराम सक्सेना में भी पढ़ सकते हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा शुरुआत में दिया हुआ है। हम आपको कह रहे हैं कि बीच में जो आपको विभिन्न शास्त्रों का नाम लेते हैं ना, इसलिए लेते हैं कि आप उन्हें थोड़ा देख लें, क्योंकि बहुत शास्त्रों से पढ़ करके, बहुत किताबों से पढ़ करके हम आपको कुछ बताते हैं, और वो चीज आपको वहां जरूर मिलेगी। तो श्री राम वनम में समास क्यों नहीं हुआ? ऐसे ही मद भक्त में तो समास हो गया,
लेकिन भव इति और अर्ज श्री कृष्ण अर्जुनम, ये इधर समास क्यों नहीं हो रहे? कहने का मतलब ये है कि समास कहाँ किया जा सकता है? क्या वो शर्तें हैं? क्या समास हर जगह किया जा सकता है? जहां भी दो पद देखो बस चिपका दो और कह देंगे कि हो गया समास। तो यदि ऐसी बात है तो शास्त्र बहुत सरल था। ठीक है, ये सब समास के आप उदाहरण देख रहे हैं, आप जब भी पढ़ेंगे। अनुरूपम ज्ञानी शुभ दुख के सामान्यतया पश्यति, बालकः पाणिपादम प्रक्षालयति, तो पाणिपादम ये सब समास है। तो हर जगह तो ये हो नहीं रहा है फिर। तो समास होता कहाँ कहाँ है, उसके मूलभूत सिद्धांत क्या है, मूलभूत कुछ नियम, मूलभूत जानकारी आपको समझनी होगी। ऐसा नहीं कि जब भी दो पद देखो और आपने चिपकाए और कह दो हो गया समास। नहीं, समास के लिए नियम बनाए हैं पाणिनि जी ने, समास विधायक सूत्र बनाए हैं। कि देखो, समास के लिए सबसे मूलभूत नियम जो उन्होंने बनाया, ये सबसे पहले कि समर्थ पद विधि, ये पहला सूत्र जिसे हम आपकी स्क्रीन पर ये प्रस्तुत कर रहे हैं। समर्थ पद विधि, ये समझना। पद विधि, पद विधि का मतलब होता है पद संबंधी यो विधि। ये आपके वृत्तिकार ने अर्थ किया है। पद संबंधी यो विधि, विधि शब्द का अर्थ होता है मित्रों कार्यम। विधि का अर्थ क्या होता है? कार्यम। तो पद संबंधी जो कार्य, अब पद संबंधी कार्य यानी कि आपका ये समास है, ये पद विधि है, क्योंकि पद संबंधी कार्य है। हमने बताया कि एक पद का दूसरे पद के साथ जुड़ाव यहां पर होता है। तो ये जो पद संबंधी जो कार्य है, उसके लिए दिखाए समर्था। समर्था की व्याख्या करते हुए मृत्तिकार ने लिखा, पद संबंधी जो विधि थी समर्था, समर्थ माने वो समर्थाश्रितो बोध्य, वो समर्थ के आश्रित जाननी चाहिए। समर्थ के आश्रित का मतलब क्या है? परस्पर अन्वितार्थस्य आश्रितो बोध्य, अर्थात जिन दो पदों का अर्थ परस्पर में अन्वित होता हो, जिन दो पदों का अर्थ परस्पर में अन्वित होता हो मानी कि संगत होता हो, कहीं कहीं इसकी संगतार्थ भी अर्थ किया गया है कुछ टीकाओं में। तो जिन दो पदों का अर्थ क्या है? समर्थ हो, समर्थ माने कि परस्पर अन्वित अर्थ हो दोनों का, अर्थात परस्पर अर्थ जिनका अन्वित हो जाए, वहां पर आपको समझना चाहिए कि ये जो है समास हमें करना है। अब अन्वित होगा ये कैसे समझोगे? एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे राज्ञः पुरुषा। ठीक है, राजा का पुरुष, अर्थ अन्वित हो रहा है, राजा का पुरुष, यस ऐसा होता है, ऐसा लोक में होता है। तो इसका मतलब समझेंगे कि हाँ, यहाँ पर अर्थ अन्वित हो रहा है, मतलब दोनों पदों में एक दूसरे से जुड़ने की योग्यता है। वहमी व्याख्याकार ने इसी समर्थ को तीन तरीके से देखा है कि जी यहाँ पर सामर्थ्य चेक करो, वहां पर सबसे पहले योग्यता, सबसे पहले क्या देखना चाहिए उनमें अन्वितता के लिए। ठीक है ना, उनमें योग्यता है या नहीं। उनमें आसक्ति, आसक्ति को भी चेक करना होता है कि निरंतरेण पदोच्चारण वहां पर है कि नहीं। परस्पर उनमें अन्वय की योग्यता, ये विशेष रूप से चेक की जाती है वहां पर। ठीक है, और उनमें जुड़ने का सामर्थ्य, ये वहां पर बताया है। तो दो पदों के जो है आपस में अन्वय की योग्यता जरूर होनी चाहिए, नहीं समास नहीं हो पाएगा, ये सबसे मुख्य बात है। दो पदों का अर्थ अवश्य वहां पर अन्वित होता हो। उदाहरण के लिए इसको आप ऐसे समझें, मुझे लगता है इससे आप और बेहतरीन समझेंगे। हमने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, आप यहाँ कुछ इन वाक्यों को पढ़ेंगे और समझेंगे इस बात को। थोड़ा सा इसके लिए आप पहले से समास की जानकारी होगी तो थोड़ा अच्छे से समझेंगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, समासो ही समर्था नाम। समर्था नाम का मतलब होता है परस्परम सापेक्षाणाम एव भवति, परस्पर एक दूसरे की जो अर्थ की आकांक्षा रखते हैं उनका होता है। न तो असमर्था नाम, असमर्थों का अर्थात अनपेक्षाणाम, जिन दो पदों की आपस में कोई अपेक्षा नहीं है, वहां कभी हम समास कर ही नहीं सकते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखिए,
मनुष्याणाम समुदायः इति मनुष्य समुदायः इति समासो भवति। जब हम विग्रह करते हैं मनुष्याणाम समुदाय, षष्ठी समास जिसे प्राय सब लोग समझते हैं, मनुष्यों का समुदाय, तो ये दोनों पद जाकर के मिल जाते हैं जी, तो क्या बन जाता है? मनुष्य समुदाय। मिल जाते हैं कि नहीं? यानी कि दो पद मिल गए। और ये समास की शैली है ना श्याम जी, ये केवल संस्कृत में ही नहीं, ये हिंदी में भी बराबर है ना? और ये इंग्लिश में भी बराबर है। देखो इंग्लिश में देखो समास जो है रेलवे, रेल शब्द है पूर्व पद, वे है उत्तर पद, दोनों को मिला दिया रेलवे, अर्थात रेल का मार्ग। कौन सा समास है रेलवे में? अरे भैया षष्ठी तत्पुरुष समास है, रेलवे। ठीक है। और काफी सारे ऐसे ब्यूटीफुल, तो ब्यूटी एक अलग शब्द है, फुल का उसके साथ समास हो, तो मतलब दो पद जुड़ गए, वहां पर भी दो शब्द जुड़ गए आप जिन्हें कहते हो, तो ब्यूटीफुल ये समास है। तो वहां पर भी समास हैं कई सारे मित्रों, आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहां पर देखिए मनुष्याणाम समुदाय, मनुष्यों का समुदाय, तो ये जो है यहां तो समास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मनुष्यों का, मनुष्य समुदाय पद की अपेक्षा रख रहा है, और परस्पर इनमें सापेक्ष हैं, ये एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि मनुष्य समुदाय कहने से मनुष्य की जो आकांक्षा है वो समाप्त हो जाती है, समुदाय पद बोलने से हम समझ जाते हैं जी मनुष्य समुदाय, नहीं तो मनुष्याणाम कहने से हमें जिज्ञासा रहेगी मनुष्यों का क्या, क्या चीज मनुष्यों का, लेकिन हम कह देंगे मनुष्यों का समुदाय या और कोई पद बोल दें तो वो जिज्ञासा शांत हो जाती है उसके साथ है, तो ये बन गया मनुष्य समुदाय। लेकिन अब कोई ऐसे प्रयोग करे, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिख भी रहे हैं कि मनुष्य समुदाय थी समासो भवति, षष्ठ्यंत मनुष्य पदस्य प्रथमांत मनुष्य पद सापेक्षत्वा। क्यों हुआ समास? क्योंकि षष्ठ्यंत मनुष्य पद प्रथमांत मनुष्य प्रथमांत समुदाय पद सापेक्ष होने से यहाँ समास हो गया। यह तो समास होना भवति, लेकिन यहाँ तो समास होता ही नहीं है। कहाँ? कि प्रकृति ही मनुष्याणाम समुदाय पशूनाम। ध्यान दीजिए, यहां पर भी बीच में जो ये शब्द है ना, ये मनुष्य समुदाय यहां पर भी है, मनुष्य समुदाय, इस वाक्य को थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन ये दरअसल दो वाक्य हैं। यहाँ मैं कॉमा लगा देता हूँ थोड़ा सा, भैया कॉमा इन्होंने नहीं लगाया, ये काम मैं कर देता हूँ इस साइड में। प्रकृति ही मनुष्याणाम, इसका अर्थ है हुआ मनुष्यों की प्रकृति, और समुदाय पशुनाम, पशुओं का समुदाय। तो यहां पर मनुष्य शब्द प्रकृति सापेक्ष है, समुदाय सापेक्ष नहीं है, समुदाय की अपेक्षा नहीं रख रहा है। और यह जो समुदाय पद है वो पशु नाम, पशु शब्द सापेक्ष है, वो मनुष्य शब्द की अपेक्षा नहीं रख रहा है। अतः जो परस्पर साकांक्ष होने चाहिए वो पद, एक दूसरे की उन्हें अपेक्षा हो, तो इसलिए यहां पर यहां का जो मनुष्य नाम समुदाय है उसमें समास नहीं होता है। ठीक है, ऐसे ही दूसरे उदाहरण आप देख सकते हो, वहमी व्याख्याकार ने भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि देखिए राज्ञ पुरुषा में तो समास होता है ना, राज्ञ पुरुषा में समास होता है, लेकिन भार्या की राजा और पुरुष किसी अन्य का है, राजा की भार्या मतलब राज्ञ भार्य पुरुष अन्यस्य, तो वहां नहीं समास होता है राज पुरुषा में, क्योंकि वो परस्पर अन्वित नहीं है, वो किसी दूसरे के साथ अन्वित हैं। आप वहां उस पुस्तक से इस उदाहरण को देख सकते हैं, एक उदाहरण हमने यहाँ प्रस्तुत कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रहे हैं फिर आगे, अत्र ही षष्ठ्यंतो मनुष्य शब्द प्रथमांतम समुदाय शब्दम नापेक्षते, यहाँ समुदाय शब्द की अपेक्षा नहीं रख रहा है, अतः यहाँ समास नहीं होता। कहने का मतलब है कि दो भिन्न भिन्न वाक्यों में पढ़े गए पद नहीं, उनमें ये कभी उधर समास उनमें नहीं बन सकता, क्योंकि एक दूसरे की उधर अपेक्षा नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हम जो है समास हर जगह नहीं कर सकते, हमें ये देखना होगा कि उसके साथ ही अन्वित हो रहा है कि नहीं, तब हम उसे समास कर सकते हैं। तो सबसे पहले समास के लिए जो मूलभूत नियम जो है होना चाहिए
और जो मूलभूत सबसे चीज है कि समास जो होता है वो हमेशा समर्थ को ही होता है, समर्थाश्रित को ही होता है। समर्थाश्रित की व्याख्या है परस्पर अन्वितार्थस्य समासो बोध्य। परस्पर में उसका अर्थ अन्वित होना चाहिए, तब वो समास होगा। पहला नियम है ये, पहला। इसके अलावा भी और छोटे मोटे नियम हैं। अब परस्पर अन्वित अर्थ है फिर भी बहुत जगह समास नहीं होता, उसके कारण भी आप देखिएगा। लेकिन ये सामान्य नियम है, ये तो होना ही होना चाहिए। सबसे पहली फर्स्ट स्टेज है ना, सबसे फर्स्ट स्टेप है ये समास होने का, कि वहां पर वो समर्थ पद होने चाहिए, परस्पर उनमें अन्वय की योग्यता होनी चाहिए, उनका अर्थ परस्पर संगत होना चाहिए, जुड़ना चाहिए, तभी समास होगा। समास का अधिकार कहां तक जाता है, अब कुछ प्रक्रिया की चर्चा करने लग गए यहां से। कि देखिए, समास का जो अधिकार जाता है, यानी कि समास एक अधिकार सूत्र है समासा का, वो ये है आपका प्राक कडारात समासा। प्राक कडारात समासा का अर्थ किया कि कडारा कर्मधारा इत्यतः प्राक, कडारा कर्मधारय से पहले पहले तक समास इत्यधिक क्रियते, समास का अधिकार जाएगा। और ये अधिकार वगैरह की आवश्यकता अष्टाध्यायी के ज्ञान के लिए है, क्योंकि अष्टाध्यायी में आपको अर्थ करना होता है सूत्रों का। तो वहां पर ये समासा पद उनके साथ संगत होगा, तो ये जो है समास संज्ञा संज्ञा सबकी विधान करता जाएगा, तो ये समासाधिकार है। तो कडारा कर्म धारय तक ये समास का अधिकार है। जो मैंने भी आपको सूत्र दिखाए थे दूसरे अध्याय के कुछ हैं, वो उन सूत्रों में अधिकार है इसका। और कडारा कर्म धारय से पहले पहले है। कडारा कर्म धारय से पहले सूत्र कौन है, तो वो ये है वाहिताग्न्यादिषु, ये इति सूत्रम यावत्, इस सूत्र तक अधिकार है। ठीक है, ये सूत्र भी जान लीजिएगा, वहां से अष्टाध्यायी से हमने से लिख दिया है। तो यहां तक समास का अधिकार चलेगा। ठीक है, चलो हम समझ गए, वहां तक समास का अधिकार चलेगा। तो अब सहसोपा सूत्र भी आया इसके अधिकार में, क्योंकि 2 1 3 ये है, 2 1 4 ये है अष्टाध्यायी की संख्या के अनुसार। तो इस सूत्र का अर्थ क्या बनेगा, सुप सुपा सहवास समस्यते। सुप सुपा सहवास समस्यते यानी कि एक समर्थ सुबंत का दूसरे समर्थ सुबंत के साथ समास हो जाता है। अब ये समर्थ हम कहां से ले आए, समर्थ पद विधि से। क्या देखो, सुप सुपा, इतना तो सूत्र में तो केवल यही लिख रहा है कि सुप सुपा सहवास समस्यति, सुप का सुप के साथ में समास हो जाता है, दूसरा सुपा तृतीयांत है। लेकिन हम उसमें समर्थ पद लगा देते हैं, क्योंकि ये जो पद विधि होती है वो समर्थ को ही होती है, तो हम ऐसे लगा देते हैं समर्थ सुबंतस्य समर्थ सुबंतेन। समर्थ सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। सुबंत से का मतलब जैसे पूर्व अम, जैसे भूतपूर्व शब्द है ना, उसको थोड़ा सा हम यहाँ लिख दिए हैं कि पूर्व अम, ये इस सुबंत का, भूत शु इस सुबंत के साथ में समास होगा। सुबंत का मतलब हुआ कि एक विभक्ति अंत वाला पद का दूसरे पद के साथ समास होता है। समास का मतलब क्या, समास का मतलब उनकी समास संज्ञा हो जाती है। समास एक संज्ञा है मित्रों, उनका नाम समास हो जाता है। यानी कि पूर्व अम भूत सु, इस पूरे समुदाय को हम कहेंगे कि जी ये समास हो गया। समास क्या मतलब, समास उनकी संज्ञा है। ठीक है, समास संक्षेप को कहते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन समास एक संज्ञा है, इनका नाम समास होता है। ठीक है, तो सह सुपा व समस्यते, समर्थ सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। मित्रों, इसी पर अपना व्याख्यान आगे की वीडियो में जारी रहेगा, क्योंकि अभी भूतपूर्व बनाने से पहले और भी कुछ प्रक्रिया संबंधी बातों को यहाँ पर आगे बताएंगे, तब जाकर के सहसुपा सूत्र के द्वारा ये भूतपूर्व बनाएंगे। और मित्रों, ये सहसुपा नाम का सूत्र है, केवल समास में यही समास विधायक सूत्र है जिसको आपके टीकाकार श्याम जी, आपके मल्लिनाथ जैसे और तमाम टीकाकार हैं, जब भी जहां केवल समास जहां होता है तो उसे केवल समास नहीं लिखते, इसको वो लिखते हैं सुप सुपा समासा। क्या नाम देते हैं, सुप सुपा समासा। क्या जी, सुप सुपा समास हो गया यहाँ। तो सुप सुपा समास कब कंडीशन पर होगा, जहां पर अव्ययी भाव समास हार मान जाएगा, जहां पर तत्पुरुष बहुब्री और द्वंद्व हाथ पैर सब थक जाएंगे, मतलब जिनकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती उनमें, ऐसी जगह सुपसुपा जिंदाबाद रहेगा, सुपसुपा समास करेगा बड़े आराम से। ठीक है, और ये सामान्य नियम है। एक सुबंत का दूसरे सुबंत के साथ समास होता, मतलब हर जगह यदि हो जाता तो बल्ले बल्ले, फिर तो इतने सारे नियमों की कोई जरूरत नहीं।
जोड़ते जाओ फिर तो किसी को भी किसी से, लेकिन ये नहीं, आपको अभी अव्ययी भाव के नियम जानने पड़ेंगे, आपको बहुब्रीहि तत्पुरुष के नियम जानने पड़ेंगे आगे। और ये तो नियम है ना वस्तुतः सुपसुपा वाला, केवल समास का, ये तो लास्ट में देना चाहिए था वरदराजाचार्य जी को। अर्थात जब अव्ययी भाव या आपका तत्पुरुष विधाय या द्वंद्व या शेषो बहुब्रीहि, ये जहां हार मान जाए वहां केवल समास होता है। ये तो अगतिक गति समास है, जहां कोई ना समास करता हो वहां आप केवल समास से समास, मतलब इस सहसुपा सूत्र द्वारा समास करा लो, जिससे आप केवल समास कहो या सुपसुपा समास कहो। ऐसी चीजों के लिए इसके उदाहरणों के सहित और अन्य व्याख्यान को हम फिर करेंगे। मित्रों, समय आज काफी हो गया है, हम यही समापन करते हैं। आपके जो भी प्रश्न होंगे उनको हम अगले वीडियो में ले लेंगे कंटिन्यू। तो चलिए समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। प्रणमामि। नाम जी, हर हर महादेव। सर।